हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एजुकेशन जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी तक जो है आवेश के बारे में बहुत सारे बातों को जान चुके हैं, जिसमें आप लोग जाने हैं आवेश क्या है। यानी आवेश जो है किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद आप लोग जान चुके हैं आवेश हमारा दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो जब कोई वस्तु जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वस्तु धनावेशित हो जाता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा बात आप लोग पढ़ चुके थे। और धीरे धीरे फाइनली हम लोग जो है कूलम्ब नियम तक पहुंच चुके हैं। कूलम्ब नियम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुख्य रूप से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से हमारा कूलम्ब का नियम है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो कूलम्ब का नियम है, इस कूलम्ब के नियम को यानी कूलम्ब साहब जो बात बता के गए थे, इसको समझने से पहले थोड़ा सा कूलम्ब साहब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऐसे कूलम्ब साहब के बारे में जो है इनके जीवनी से, कब जन्म लिए, कब मरे, कहाँ पे, तो ये सब से आपके सिलेबस को कोई लेना देना है नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे कूलम्ब साहब हैं। इन्होंने ही स्थिर विद्युत बल के बारे में यानी आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उसके बारे में बताया था। ये जो हमारे कूलम्ब साहब हैं, इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब है। और इनका जन्म जो है 14 जून 1736 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। और मृत्यु जो है इनका 23 अगस्त 1806 ईस्वी में हुआ था। और ये भौतिक विज्ञान के मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। भौतिक के बारे में इन्होंने बहुत सारा खोज भी किया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। तो ये जो है 1764 से 1772 तक यानी 8 साल तक वेस्ट इंडीज में एक सैन्य इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद इनका तबीयत खराब हो जाने के कारण जो है ये वहां से चले आए और सेवानिवृत्त होकर एक छोटी सी संपत्ति के साथ जो है खुद को वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में समर्पित कर दिया। तो ये हमारे कूलम्ब साहब थे। इन्होंने आपके सिलेबस में यानी 12वीं क्लास में क्या सब बताए हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये चैप्टर जो है इसमें कूलम्ब साहब का क्या योगदान है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे कूलम्ब साहब जो बता के गए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको समझने से पहले, इसको जानने से पहले थोड़ा इसको हम लोग अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, फील करते हैं कि इन्होंने बताया क्या था। तो यहाँ पे आप लोग एक बात जान रहे हैं कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी यानी रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस आवेश के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी आवेश के बारे में कूलम्ब साहब बताए थे कि अगर हमारे पास दो आवेश है, पहला आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश हमारा यहाँ पे Q2 है, और इस दोनों आवेश के बीच का दूरी हमारा R है। यहाँ पर ये आवेश जो पहला आवेश है वो दूसरे आवेश पे बल लगा रहा है, और दूसरा आवेश भी जो है पहले आवेश पे बल लगा रहा है। दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है। यानी ये अगर इसको एक लात मार रहा है तो ये भी इसको एक लात मारेगा। यहाँ पर दोनों आवेश जो है एक दूसरे पे बल लगाता है। तो ये कितना बल लगा रहा है इस बात के बारे में कूलम्ब साहब जो है स्टडी किए, प्रायोगिक अध्ययन के अनुसार उन्होंने बताया कि यहाँ पर दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है, इस बल के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो बल बताए हैं, क्या बताए हैं, तो ये हम लोग कूलम्ब के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। यानी कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो कूलम्ब साहब थे उन्होंने बताया था इस आवेश के बारे में कि अगर हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है
तो इस दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा, ये बल हमारा आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है। दोनों बल हो सकता है। आकर्षण बल कब होगा? जब यहाँ पे हम लोग आवेश रखेंगे, अगर पहला आवेश प्लस है, दूसरा आवेश माइनस है, दोनों अलग अलग जाति का है, अलग अलग प्रकृति का है, तो यहाँ पर आकर्षण बल काम करेगा, एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ। अगर दोनों आवेश जो है समान प्रजाति का हो, यानी प्लस प्लस हो, तो यहाँ पर हमारा विकर्षण काम करेगा। या दोनों का दोनों माइनस माइनस हो, तो यहाँ पर भी हमारा विकर्षण का काम करेगा। इस तरह से कूलम्ब साहब बताए कि दो आवेश के बीच जो बल लग रहा है, वो हमारा आकर्षण और विकर्षण दोनों हो सकता है। आकर्षण कब होगा? जब असमान प्रकृति का रहेगा। विकर्षण कब होगा? जब समान प्रकृति का रहेगा। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? तो कूलम्ब साहब बताए कि यहाँ पर जो दोनों के बीच जो बल लग रहा है, ये बल आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। पहला बात इन्होंने ये बताया। क्या बताया? कि दोनों आवेश का जो गुना करेंगे, तो दोनों आवेश के गुणनफल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, लगने वाला बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। यानी दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे पास जो दोनों आवेश है, इस दोनों आवेश को जितना दूर रखेंगे, बल उतना कम हो जाएगा, जितना नजदीक रखेंगे बल उतना ही अधिक लगेगा। यानी एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी दूसरा बात इन्होंने क्या बताया? दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों चीज ऊपर रहे तो इसी चिन्ह को समानुपाती पढ़ते हैं। एक हमारा ऊपर है, दूसरा नीचे है, तो इसी चिन्ह को क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर एक घटेगा तो दूसरा हमारा बढ़ेगा, एक हमारा बढ़ेगा तो दूसरा हमारा क्या होगा? घटेगा। इसका अर्थ यही हुआ। तो कूलम्ब साहब दो गो बात बताए। पहला बात कि दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती, और दूसरा बात बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यही दोनों बात जो है कूलम्ब साहब बताए थे, और यही इनका नियम कहला गया। क्या बोल सकते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का जो परिमाण होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कूलम्ब का नियम कहेंगे। यहाँ पर ये बात बताए कूलम्ब साहब। अब इस दोनों बात को एक जगह हम लोग कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों चीज को एक जगह करेंगे, तो दोनों में हमारा एफ है, एफ लिख दिए, ये चिन्ह है दे दिए, Q1 Q2 हमारा ऊपर है, तो Q1 Q2, और यहाँ पे r² हमारा नीचे है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख लिए, यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि हमारा जब दोनों बात को मिला दिए हैं, तो मिलाने के बाद जो है यहाँ पर हमारा क्या आ गया? एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा में r²। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा एफ है, यहाँ से जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाने के बाद हम लोग बराबर देते हैं, और बराबर देने के बाद एक नियतांक कांस्टेंट टर्म रखा जाता है, वो हमारा क्या है? k है। इसके बाद हमारा Q1 है, Q2 है, बट्टा में r² है। यानी यहाँ से हमारा कूलम्ब साहब के अनुसार क्या फॉर्मूला निकल गया? F बराबर k Q1 Q2 बट्टा में r²। इस फॉर्मूला का आगे बहुत जगह उपयोग होगा। तो यहाँ पे जो हमारा k है, पूछेंगे k क्या है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, और यहाँ पे जो नियतांक है, इसका मान जो है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।
के एक नियतांक है, इसका मान आवेशों के बीच के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी यहाँ पर जो हमारा के है, इस के का मान किस पर निर्भर करेगा? आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास आवेश है, दो गो आवेश हमारे पास है, हमारे पास दो गो आवेश है, ये दोनों आवेश को अगर हम लोग पानी में रख देंगे तो यहाँ पर लगने वाला बल का मान अलग हो जाएगा। इस दोनों आवेश को हवा में रख देंगे तो लगने वाला बल का मान अलग हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, अगर आपको हाथ चलाना है या किसी जैसे दीवार पे ही मारते हैं, तो हवा में अगर हम लोग मारे तो यहाँ पे जो बल होगा वो हम लोग ज्यादा अनुभव करेंगे, और वही पानी के अंदर हाथ रखकर हम लोग तेजी से भगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा कि कोई हमको रोक रहा है। यानी माध्यम बदल जाने से लगने वाला बल का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, इस पर लगने वाले बल का मान निर्भर करेगा। यानी यहाँ पर जो के है, के क्या है? नियतांक है, और इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर हवा का बात किया जाए, हवा या निर्वात के लिए यहाँ पर, तो निर्वात के लिए इसका जो प्रायोगिक मान है, निर्वात के लिए इसका प्रायोगिक मान है, के का मान जो है कितना है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, कूलम्ब इनवर्स 2 है। किसके लिए? निर्वात के लिए या हवा के लिए इसका मान इतना हो जाएगा। वहां पे जो मात्रक देख रहे हैं, मात्रक इस फॉर्मूला से ही निकला है। इस फॉर्मूला में देखिएगा, अगर के पूछ दिया जाए तो F×r² बट्टा में Q1 Q2 हो जाएगा। बल का मात्रक आप लोग को पता है न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक हमारा मीटर, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, दोनों आवेश का मात्रक हमारा कूलम्ब गुना कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, यही जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा के है, इसका मात्रक इसी फॉर्मूला से हम लोग को पता चला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, निर्वात के लिए या हवा के लिए के का मान जो है इतना ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये मान जो है निर्वात में भी काम करता है और हवा में भी ये मान काम करता है। यानी हवा या निर्वात के लिए जो है के का मान इतना ही रखना है। अगर इसी मान को हम लोग परावैधुता के पद में परमिटिविटी के रूप में देखना चाहेंगे, परावैधुता के पद में, परावैधुता के पद में अगर इसी मान को देखना चाहेंगे तो के जगह जो है, के जगह हम लोग लिखेंगे 1/4πε0। के जगह क्या लिखना है? 1/4πε0। अगर हम लोग परावैधुता के पद में देखना चाहेंगे इस मान को, तो यहाँ पर 1/4πε0। अब यहाँ पे परावैधुता क्या है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए, परावैधुता के पद में के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम लोग बताएंगे जहां जहां एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। यानी यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे विद्युतशीलता का चर्चा जो है हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग कूलम्ब के नियम पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं कि जो हमारा के था, इस के का वैल्यू जो है
परावैधता के पद में क्या आ गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया था। इसके बाद जो हमारा वैल्यू था निर्वात या हवा के लिए, के का वैल्यू जो था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू, कूलम्ब इनवर्स टू। इस तरह से यहाँ पर जो है इस के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होगा। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कुलम्ब का बल, कुलम्ब का बल, कुलम्ब का बल जो हो गया, या इस बल का दूसरा नाम भी होता है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। कुलम्ब के बल का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। इस तरह से अगर आपसे बोला जाए कुलम्ब का बल या स्थिर विद्युत बल का क्या फॉर्मूला आया है आपके पास, तो एफ का फॉर्मूला आ गया है के Q1 Q2 में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और यहाँ पर जो हमारा के है, इस के जगह क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। Q1 Q2 में आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो हमारा बल है, इस बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल के नाम से भी जानते हैं, स्थिर विद्युत बल के नाम से भी जानेंगे। और यही हमारा क्या हो गया, कुलम्ब का बल हो गया। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, फिक्स है, 9 × 10⁻⁹ हो गया। अब यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू है। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा नीचे चला आएगा। 1/4 पाई गुना 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/36 पाई गुना 10⁻⁹ हो गया, 36 पाई। यहाँ पर 1/पाई का मान जान रहे हैं 3.14 और गुना 10⁻�9। यहाँ पर अगर हम लोग सभी को गुना भाग करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 8.85, 8.85 गुना 10⁻⁻12। यहाँ पर जो मात्रक है, मात्रक हमारा जब पलटेगा तो न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 कूलम्ब स्क्वायर, ये हमारा मात्रक आ जाएगा। और ये वैल्यू किसका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अगर आपसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 × 10⁻⁹ बताना है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम्ब स्क्वायर बताना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो हमारा मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 10⁻⁹, ये हमारा एसआई पद्धति में मान है। अगर आपसे सीजीएस पद्धति में मान पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में अगर मान पूछा जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे सीजीएस पद्धति में, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। सीजीएस पद्धति में अगर मान पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में भी मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सीजीएस पद्धति में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारा सीजीएस पद्धति होगा उसमें देखिए, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू, ये किसमें है, तो ये हमारा एसआई पद्धति में है। अब इसका मान हम लोग को किसमें चाहिए, सीजीएस पद्धति में चाहिए। सीजीएस पद्धति में अगर यहाँ पे मान हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ जैसा है वैसा ही रख दिए। यहाँ पर न्यूटन है, आप लोग को पता होना चाहिए 1 न्यूटन मतलब 10⁻⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁻⁵ डाइन। इसके बाद
1 मीटर में कितना होता है? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद एक जो कूलम्ब है इसका होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU या स्टेट कूलम्ब होता है। CGS यूनिट स्टेट कूलम्ब होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। ये रखिए यहाँ पर। न्यूटन है तो 10 के पावर 5 रख दिए। मीटर है तो यहाँ पे 10 के पावर 2 है। मीटर स्क्वायर है 10 के पावर 2 का स्क्वायर। कूलम्ब इनवर्स 2 है यानी कूलम्ब स्क्वायर हमारा बट्टे में है तो 3 गुना 10 के पावर 9 ये हमारा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि कूलम्ब इनवर्स 2 है तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब सभी वैल्यू को रख दिए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा 9 गुना 10 के पावर 9 है। फिर यहाँ पर 10 के पावर 5 है और 2 दुना 4, 2 दुना 4। तो इस बात को जो है हम लोग 5 और 2 दुना 4 तो 5 4 कितने हो गया? 9 हो गया। डायरेक्ट लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10 के पावर 9 है और 2 है तो 9 दुना 18, 10 के पावर 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब हमारा कट रहा है। कटने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। SI पद्धति में 1/4 पाई का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। CGS पद्धति में 1/4 पाई का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमारा कूलम्ब का नियम है जिसमें कूलम्ब साहब ये सारा बात बताए थे। अब हम लोग जानेंगे इस कूलम्ब नियम का क्या सब सीमा है, क्या लिमिटेशन है, कहाँ पर ये बल काम नहीं करता है। तो जो कूलम्ब साहब अपना नियम दिए थे इसमें सबसे पहले बात बताए थे कि ये नियम जो है स्थिर बिंदु आवेश के लिए काम करेगा, यानी पॉइंट चार्ज के रूप में होना चाहिए। जो हमारा आवेश है वो एक जगह एकत्रित होना चाहिए। तो सबसे पहला है इसके लिए आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। एक जगह सेंटर्ड होना चाहिए। बिंदु आवेश के रूप में आवेश होना चाहिए। इसके बाद ये जो नियम है अगर आवेश को हम बहुत ज्यादा दूरी पे रख देंगे तो यहाँ पे इस बल का प्रभाव जो है नहीं होगा। यहाँ पे लगने वाले बल का प्रभाव नहीं होगा। यानी इस नियम के लिए आवेशों के बीच का दूरी अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये नियम काम नहीं करेगा। इसके बाद जो भी आवेश है ये चलते नहीं रहना चाहिए, आवेश रुका होना चाहिए। इसके लिए आवेश क्या होना चाहिए? विराम अवस्था में होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट पूछ देगा कूलम्ब के नियम को लिखे। इसके बाद डायरेक्ट पूछा जाता है कूलम्ब के नियम की सीमा को लिखे। तो ये सारा चीज पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे कोलंबियन बल के गुण, यानी यहाँ पर जो कूलम्ब का बल है इस बल का क्या सब प्रॉपर्टी है, क्या सब गुण है, इसको देखिए। सबसे पहला है यह हमारा क्या है? विद्युतीय बल है। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर आवेश के कारण लग रहा है। स्थिर आवेश के कारण यहाँ पर बल काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो दोनों का दोनों आवेश था वो क्या था? रुका हुआ था। इसलिए यहाँ पर हम लोग बोले हैं कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये हमारा स्थिर विद्युतीय बल है क्योंकि ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा है यह हमारा केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी आवेश है, पहला आवेश है फिर यहाँ पर दूसरा आवेश है, तो ये बल जब भी काम करेगा, जब भी काम करेगा ये बल अगर इस पर बल लगाता है, अगर धकेल रहा है तो इसी लाइन पर धकेलेगा, अगर इसको आकर्षित कर रहा है तो इसी लाइन पर आकर्षित करेगा। प्लस प्लस रहेगा तो धकेलेगा, प्लस माइनस रहेगा तो खींचेगा। यानी ये दोनों के बीच जो बल काम कर रहा है एक सेंटर पर ही काम कर रहा है, एक केंद्र पर ही काम कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आवेश जो है इस पर बल लगाया और इधर इस साइड लगा दे बल, ये बात जो है संभव ही नहीं है। ये आवेश इस पर बल लगाए और इधर बल लगा दे, ये बात भी संभव नहीं है।
जब भी बल लगाएगा तो ये इसी रेखा पर लगाएगा, यानी ये जो हमारा कूलम्ब का बल है एक प्रकार का केंद्रीय बल है। इसका दोनों के बीच लगने वाले बल का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, जहां पे दोनों बल का परिमाण जो है समान होगा, वो हमारा इसी लाइन पर होगा, इसी रेखा पर दोनों बल जो है काम करेगा। इस रेखा के अलावा अन्य दूसरी दिशा में इस बल का मान नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर जो कूलम्ब का बल है, इस बल को क्या बोला गया? केंद्रीय बल बोला गया। अब यहाँ पे तीसरा बात है, ये बल हमारा क्या होता है? संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मतलब हो गया, संरक्षी बल मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर हमारे पास कूलम्ब का बल है, ये हमारा Q1 है, यहाँ पर हमारा दूसरा आवेश Q2 है, R दूरी पर है, तो ये आवेश यहाँ पर जितना बल लगाया K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, अगर इस आवेश को हम लोग यहाँ से R दूरी पर लेके चले आए, इस आवेश को यहाँ से R दूरी पर, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर भी जो बल लगेगा, इस आवेश को हम लोग R दूरी पर यहाँ लेके चलाए, यहाँ पर भी जो बल लगेगा K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। इस Q2 आवेश को R दूरी पर हम लोग कहीं भी रख दे, चारों तरफ कहीं पर भी रख देंगे, तो सभी जगह लगने वाला बल का मान जो है K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होगा। इसलिए बोला गया है कि इस आवेश से, ये हमारा Q1 है, इस आवेश से R दूरी पर कहीं भी चारों तरफ रख देंगे तो लगने वाला बल हमारा वही होगा। इसलिए बोला गया है ये आवेश जो हमारा क्या है? संरक्षी बल है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जो हमारा आवेश है, इस आवेश के बीच समान अगर प्रकृति का आवेश हुआ तो ये दोनों हमारा विकर्षण बल काम करा देगा। अगर असमान प्रकृति है, यानी एगो प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल, यानी यहाँ पर आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है इस बल में। तो इस तरह से आप लोग कूलम्ब के नियम को समझ गए, कूलम्ब के नियम का क्या सब सीमा था इसको समझ गए, इसके बाद कूलम्बियन बल का क्या सब गुण था इसको समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कूलम्ब का नियम जो है इसका सदिश रूप पढ़ेंगे, वेक्टर रूप पढ़ेंगे। इसके बाद कूलम्ब के नियम से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सारा चीज पढ़ना है। इसके बाद कूलम्ब के नियम से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और कौन कौन सा संभावित है पूछने वाला, तो ये सारा चीज हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस कूलम्ब नियम को ध्यान में रखिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप नेक्स्ट क्लास यानी कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले वाले सारे क्लास को माइंड में रखिए, ताकि आपका जो क्लास है पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।